So, guys, welcome back to O Levels Business Studies classes. We are done with the training in the last class. आज की क्लास का हमारे पास टारगेट है that we are going to start with a new area of HRM that is known as organization and its structure. So we are going to start with the organization and its structure कि organization और उसका structure होता क्या है. देखो, अब सबसे पहली चीज that you need to understand कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कब कोई चीज़ जाके ऑर्गेनाइजेशन बनती है हमारे पास. आज जो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पहले समझने के लिए. क्या मैं कह सकता हूँ बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है? क्या मैं कह सकता हूँ कि जो फर्म होती हैं, कंपनीज होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है? क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं आर दे नोन एज ऑर्गेनाइजेशंस? यस. ये जो वेलफेयर ट्रस्ट होते हैं क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है? यस. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं दीज आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशन. आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो घर है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर पूरा क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया की बेसिस पे दैट अ पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन. एक पर्टिकुलर पूरा क्राइटेरिया होता है. अगर उस चीज़ को, उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तब जाके हमारे पास वो चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है. तो यहाँ पे सर वो क्राइटेरिया क्या है आज सुनते हैं. हमारे पास क्राइटेरिया ये है हमारे पास कि व्हेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइट टुगेदर. अब आप देखें हमारे पास तो ट्रेड यूनियन भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन हुई कि जो ट्रेड यूनियन के सारे वर्कर्स होते हैं, द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, दे यूनाइट टुगेदर. इसी तरीके से हमारे पास ये जो कंपनीज होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, उसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, ओनर्स, मल्टीपल लोग होते हैं, वो यूनाइट होते हैं. तो व्हेन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइट टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक मैनर. अब सर सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक मैनर का मतलब ये है हमारे पास कि आपके पास एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो कि फॉलो किया जाएगा. तो बिजनेस के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि आपको फॉलो करना ज़रूरी है. ट्रेड यूनियन के अंदर हमने जो चैप्टर कवर किया उसके अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ट्रेड यूनियन के अंदर भी हमारे पास ये होता है कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स यूनाइट होते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, उस इलेक्शंस के अंदर दे वोट फॉर द ट्रेड यूनियन लीडर एंड दैट पर्टिकुलर लीडर बिकम्स द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव. तो एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर काम हो रहा है टू अचीव डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. अब डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सबके डिफरेंट होते हैं. ट्रेड यूनियन के जो वर्कर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉइज, फ्रॉम द एम्प्लॉयर. इसी तरीके से जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं दे हैव द डिफरेंट गोल्स टू अचीव. कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं सैलरी के लिए, मैनेजर काम कर रहा है एक्सपेंशन के लिए, ओनर काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए. तो जितने भी ग्रुप्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे आर वर्किंग फॉर देयर डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बाउंड्रीज. अब सर फिजिकल एंड दी स्पिरिचुअल बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि जो बिजनेस की प्रेमिसेस होंगी उसके अंदर, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एम्प्लॉयज है, मैनेजर्स है, दे आर फाउंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जो ट्रेड यूनियन होती है तो ट्रेड यूनियन इज फॉर्म बाय द एम्प्लॉयज. तो एम्प्लॉयज एक बिजनेस के होते हैं ना हमारे पास. और स्पिरिचुअल बाउंड्रीज का मतलब है हमारे पास द रिलेशनशिप दे हैव कि मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज की कोऑपरेशन विद द मैनेजमेंट, दैट मेक्स अप द रिलेशनशिप और द स्पिरिचुअल बाउंड्री. अब ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक क्राइटेरिया है जो कि एक चीज़ को क्या बना देता है? ऑर्गेनाइजेशन. तब आप देखें बिजनेसेस, ट्रेड यूनियन, वेलफेयर ट्रस्ट, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन है. आपका घर ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है. क्यों? क्योंकि वो एक सर्टेन क्राइटेरिया या इस क्राइटेरिया के ऊपर नहीं है. आप घर में किसी मकसद से नहीं रह रहे कि अब्बा पॉकेट मनी दे रहे हैं तो उसकी वजह से आप घर में रह रहे हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन.
अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास कि सर हम तो यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे थे, ये तो एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट थी। अब एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर हमारे पास एक बिजनेस है जो कि स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, और जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो हमारे पास है सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर बिजनेस होता है तो उसके अंदर हमारे पास जो बिजनेस है इट इज नोन एज द सिंगल ओनर बिजनेस। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक्स इज द ओनर इन अ बिजनेस। अब ए, बी, सी, ये तीन क्या हैं? ये तीन एक्स के एम्प्लॉयज हैं, ए बी एंड सी। अब बिजनेस जब स्मॉल स्केल पे है, सोल ट्रेडर बिजनेस है, तो इट्स वेरी क्लियर कि एक्स ओनर है, एक्स ऑर्डर्स एंड कमांड्स दे रहा है टू ए बी एंड सी। Being an employee of the owner, they are accepting the orders and commands and they are working for the owner. They get the salary, that's it. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि इट इज नोन एज सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर है हमारे पास कि ये ओनर है, ये तीन एम्प्लॉयज हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर आपसे मैं सवाल करूं कि व्हाट इफ इट ग्रोस, अब ये बिजनेस ग्रो हो गया है, और जब बिजनेस ग्रो हो गया है तो नाउ दे हैव हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज। अब तीन नहीं है, नाउ वी हैव 300 एम्प्लॉयज। तो अब जब बिजनेस ग्रो हो जाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नाउ एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कौन सा बंदा किसके अंडर काम कर रहा है, कौन सा बंदा किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको अकाउंटेबल है, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं ना। तो हमारे पास होता क्या है, स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर अगर आप देखें तो स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो कॉलेजेस, स्कूल्स, एजुकेशन सेंटर्स एलोकेट कर देते हैं डिफरेंट रूम्स फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या है हमारे पास डिफरेंट। एक ही रूम के अंदर बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई वी एलोकेट डिफरेंट रूम्स फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स बिकॉज ईच सब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो सिमिलरली इसके अंदर भी हमारे पास यही है कि जब ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो गई है, नाउ वी हैव नंबर ऑफ वर्कर्स, वेराइटी ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाएगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और सर डिपार्टमेंट्स क्या है हमारे पास? एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन। अब ये क्या है हमारे पास? दीज आर नोन एज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेसेस। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब एचआर डिपार्टमेंट अपना फंक्शन प्ले करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस आर गोइंग टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। और इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि फाइनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एचआर, एचआर इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग, ऑपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग। तो जैसे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं, वैसे फंक्शन ऑफ वन बिजनेस, वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे तो हम उनको डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। अब अगर एक अकाउंटेंट है तो वो किस डिपार्टमेंट में होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब एक बंदा हु डज द रिक्रूटमेंट, इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करता है एम्प्लॉयज़ के, वो एचआर डिपार्टमेंट में होगा। एक बंदा प्रोडक्शन लाइन के अंदर और फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर है तो वो इस डिपार्टमेंट का पार्ट होगा। अ पर्सन डिजाइन अ मार्केटिंग कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है, वो किस डिपार्टमेंट का पार्ट होगा? मार्केटिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे वर्कर्स को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो जो बंदा जिस पर्टिकुलर स्किल के अंदर क्वालिफाइड होता है, जिसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज होती है, उसके अंदर हम उसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो सर अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर 2 मार्क्स, सो हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन इट, आ जाओ सुनते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर shows how the workers are divided into different
departments and levels according to their skills, responsibility, task, and authority in an organization. अब ये पूरी हमारे पास डेफिनेशन है जो क्लियर कॉन्सेप्ट शो करती है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है फॉर 2 मार्क्स कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सो इट शोज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज रिगार्डिंग द टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि वर्कर्स किस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स, टास्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब से ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसे ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू अ चार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन क्या है, कौन किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो आ जाए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं। तो आ जाए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सीईओ। अब सर ये जो सीईओ है ये कौन है हमारे पास? द सीईओ इज नोन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये वो आदमी है जो सबसे टॉप लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। ये वो आदमी है जो सबसे अपर लेवल पे हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट कर रहा है और ये लीडर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अब सीईओ के बाद हमारे पास यहाँ पे अंडर 4 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। कौन कौन से? एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब ये 4 हमारे पास डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब इन 4 डिपार्टमेंट्स के अपने अपने कौन होंगे? डायरेक्टर्स होंगे, जिनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एचआर डिपार्टमेंट का एचआर डायरेक्टर होगा, फाइनेंस का फाइनेंस डायरेक्टर होगा, मार्केटिंग का मार्केटिंग डायरेक्टर होगा, ऑपरेशन प्रोडक्शन का ऑपरेशन प्रोडक्शन डायरेक्टर होगा। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं, दीज आर नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स हैं हमारे पास कंपनी के। फिर इन डायरेक्टर्स के अंडर हमारे पास कौन आएंगे? मैनेजर्स। अब सर ये जो मैनेजर्स हैं ये कौन है? ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। अब जैसे एचआर मैनेजर है तो उसके अंडर हमारे पास एम्प्लॉयज होंगे। इसी तरीके से हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर होगा। द सेम केस इज विद द ऑपरेशन प्रोडक्शन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंस मैनेजर होगा। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं 4, उनके अपने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे, मैनेजर्स होंगे। फंक्शनल मैनेजर्स कह लें, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कह लें, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स कह लें। अब यहाँ पे इन पर्टिकुलर मैनेजर्स के अंडर सबॉर्डिनेट्स काम करेंगे। अब से सबॉर्डिनेट्स क्या? लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेते हैं। एचआर मैनेजर के अंडर हमारे पास कौन काम कर रहा है? एचआर मैनेजर के अंडर हमारे पास है ट्रेनिंग ऑफिसर। अब सर ट्रेनिंग ऑफिसर क्या है? ही इज द सबॉर्डिनेट हु इज वर्किंग अंडर द मैनेजर एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास एक इंडिविजुअल है, ही इज नोन एज रिक्रूटमेंट हेड। ये वो बंदा है जो कि बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की हायरिंग करता है, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है। फाइनेंस सॉरी ऑपरेशन प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एक बंदा है हु इज नोन एज क्वालिटी इंस्पेक्टर एंड ही इज एन इंडिविजुअल जो कि क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस में, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोसेस के लिए। और उसके अंडर हमारे पास मैनेजर के अंडर एक और बंदा है हु इज नोन एज द इन्वेंट्री कंट्रोलर। अब ये वो बंदा है जो कि इन्वेंट्री स्टॉक को मैनेज करता है। तो अब देखिए ना, यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मैनेजर एचआर मैनेजर के अंडर काम कर रहा है, ही इज अकाउंटेबल टू द एचआर मैनेजर, ही नीड्स टू रिपोर्ट टू द एचआर मैनेजर। ये चारों हमारे पास मैनेजर्स हैं, ये हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे पास सारे सबॉर्डिनेट्स हैं। तो मतलब यहाँ पे एक क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सा बंदा क्या है, किसके क्या रोल हैं, किसके क्या टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
कौन किसके अंडर आ रहा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कि दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। चलें अब आ जाएं, थोड़ा सा हम फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्या डिफरेंट लेवल्स हैं, ये बंदे कौन किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं, समझते हैं ज़रा। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास, इट इज़ नोन एज लेवल्स ऑफ हिरार्की। अब सर लेवल्स ऑफ हिरार्की क्या है? लेवल्स ऑफ हिरार्की को आप ये भी कह सकते हो कि इट शोज द डिफरेंट लेयर्स। जैसे ये एक लेयर है डायरेक्टर्स की, फिर मैनेजर्स, फिर उनके अंडर सबॉर्डिनेट्स। तो लेवल्स ऑफ हिरार्की को जब आप देखते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि पावर और अथॉरिटी किसके पास कितनी है हमारे पास। अब अगर देखा जाए तो सीईओ हैज द मोस्ट पावर, और सीईओ इज नोन एज द मोस्ट ऑथोराइज्ड पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सबसे टॉप लेवल पे है ना। उसके बाद डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद मैनेजर्स हैं, उसके बाद उनके अंडर सबॉर्डिनेट्स हैं, वो हैं। तो लेवल्स ऑफ हिरार्की शो करती है पावर को, अथॉरिटी को इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आ जाए ज़रा आप यहाँ पे, हमारे पास एक डायग्राम के थ्रू हम इसको ज़रा समझते हैं कि ये आपके पास लेवल्स ऑफ हिरार्की की एक डायग्राम। सबसे पहले लेवल पे हमारे पास आती है सीनियर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब सर सीनियर मैनेजमेंट में कौन आते हैं? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी, चेयरमैन कहलाते हैं ये लोग। फिर हमारे पास आती है मिडिल मैनेजमेंट। अब सर मिडिल मैनेजमेंट के अंदर कौन है हमारे पास? जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शनल मैनेजर्स हैं, दे बिलोंग टू द मिडिल मैनेजमेंट। और ये जो मिडिल मैनेजमेंट है ये अकाउंटेबल है टू द सीनियर मैनेजमेंट। देन इसके बाद हमारे पास है जूनियर मैनेजमेंट। And so junior management is comprised of the subordinates who are working under the manager। जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग ऑफिसर है, रिक्रूटमेंट हेड है, ये हमारे पास क्या है? जूनियर मैनेजमेंट। और इसके बाद फिर हमारे पास सारा का सारा आता है जूनियर स्टाफ, जो कि इन पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट्स के अंडर काम कर रहा है। तो यहाँ पे इट शोज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि ये हमारे पास लेवल्स हैं, और यह इनको देखते हुए पता चल जाता है कि किसके पास कितना पावर है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है। ये है लेवल्स ऑफ हिरार्की। अब से लेवल्स ऑफ हिरार्की क्या हमारे पास इतने ही होते हैं या वेरी करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस साइज। एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो वो डिपार्टमेंट्स चार ही रहते हैं, कभी भी हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रो करेगी वर्टिकली। तो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर भी ग्रो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स भी बढ़ेंगे। तो जब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गोइंग टू ग्रो वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली। तो अगर मेरा बिजनेस ग्रो करेगा तो मेरे बिजनेस की लेवल्स ऑफ हिरार्की इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी? इंक्रीज होंगी। और अगर मेरे बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होंगे तो मेरी जो लेवल्स ऑफ हिरार्की होंगी बिजनेस के अंदर वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस ग्रो होगा तो लेवल्स ऑफ हिरार्की इंक्रीज होंगी, बिजनेस अगर फॉर एग्जांपल कम हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो रहे हैं, तो लेवल्स ऑफ हिरार्की क्या हो जाएंगी? कम। अब सर हमारे पास इसके बाद जो चीज़ है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, सेकंड इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब सर व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? अंडरस्टैंड करिएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल shows the number of subordinates directly working or reporting under one manager। स्पैन ऑफ कंट्रोल से आपको ये पता चल जाता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो मैनेजर है उसके अंडर कितने लोग एक साथ काम कर रहे हैं हमारे पास। स्पैन ऑफ कंट्रोल शोज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर वन मैनेजर। अब लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक्स जो है, एक्स इज नोन एज द
मैनेजर। एक्स जो इंडिविजुअल बंदा है वो मैनेजर है। अब उसके अंडर हमारे पास ए एक बंदा है, बी एक बंदा है, सी एक है, और फिर सी के अंडर हमारे पास एक बंदा है डी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ द मैनेजर एक्स क्या है, तो मैं कहूंगा ए बी सी स्पैन ऑफ कंट्रोल है। क्योंकि ये जो ए बी और सी ये डायरेक्टली मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं। ये जो बंदा डी है ये डायरेक्टली मैनेजर के अंडर काम नहीं कर रहा, ही इज रिपोर्टिंग टू सी अगर देखा जाए। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल शोज यू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हु आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर द मैनेजर। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली अंडर द मैनेजर काम करेंगे। तो अब से स्पैन ऑफ कंट्रोल भी डिफरेंट होते हैं। यस, स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके पास वाइडर भी होता है और आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो भी होता है। अगर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट ज्यादा होंगे, एक मैनेजर के अंडर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो सर ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है इस तरीके से कि यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा अपना वर्कलोड डिवाइड कर सकते हो। अगर मेरे अंडर ज्यादा लोग हैं, चेकर भी है, अटेंडेंस लेने वाला भी है, तो मेरा वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा, मेरे फंक्शंस डिवाइड हो जाएंगे। तो जब वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट ज्यादा होते हैं और आपका वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स आपके पास कम होंगे, आप ज्यादा वर्कलोड डिवाइड नहीं कर सकते, ज्यादा काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे। तो सर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर बेनिफिट है, यस, उसका ड्रॉबैक भी है। अगर ज्यादा लोग होंगे तो मुझे मैनेज भी करना है, सबको कंट्रोल भी करना है, सबकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करना है, तो मेरा बर्डन इस तरीके से थोड़ा बढ़ेगा भी, मॉनिटर करना पड़ेगा सबकी परफॉर्मेंस को। और अगर नैरो है तो उसका बेनिफिट ये है कि कम लोग हैं तो इजी टू मॉनिटर, इजी टू रिव्यू देयर प्रोग्रेस। लेकिन ऑन द अदर हैंड ड्रॉबैक भी है कि मेरा वर्कलोड इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी एक चीज़ है। फिर तीसरी हमारे पास जो चीज़ है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट इज़ नोन एज चेन ऑफ कमांड। अब सर व्हाट इज नोन एज चेन ऑफ कमांड? चेन ऑफ कमांड shows how the messages, orders are passed down from the top management to lower management। किस तरीके से अपर लेवल से लोअर लेवल पे मैसेजेस आ रहे हैं? तो क्या सर इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑफिशियल एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है? यस, इट ऑल्सो शोज द ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को मैसेज पहुंचाया, वाइस प्रिंसिपल ने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर को कहा, कोऑर्डिनेटर ने यहाँ पे सब्जेक्ट हेड को कहा, सब्जेक्ट हेड ने टीचर्स से कम्युनिकेट किया, टीचर्स ने फिर स्टूडेंट से कम्युनिकेट किया। सो दिस इज हाउ मैसेजेस आर पास्ड ऑन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट। दिस इज द केस। तो सर चेन ऑफ कमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? अब एक चीज सुनना गौर से। चेन ऑफ कमांड एंड द लेवल्स ऑफ हिरार्की हैज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। जितने ज्यादा लेवल्स होंगे उतने ज्यादा ही हमारे पास चेन ऑफ कमांड भी होगा। अब जितने ज्यादा लेवल्स होंगे उतने ही आपके पास चेन ऑफ कमांड भी होगा। तो लेवल्स ऑफ हिरार्की के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल लेवल्स ऑफ हिरार्की ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं हमारे पास, तो नीचे मैसेजेस पहुंचने में टाइम लगेगा, तो इट विल बी नोन एज द लॉन्गर चेन ऑफ कमांड। और अगर लेवल्स ऑफ हिरार्की कम है, शॉर्टर, तो हमारे पास यहाँ पे जो चेन ऑफ कमांड होगी वो शॉर्टर होगी। तो आपके पास दो टाइप की चेन ऑफ कमांड होती है, एक होती है शॉर्टर और एक होती है लॉन्गर। लॉन्गर चेन ऑफ कमांड इसकी वजह से क्योंकि लेवल्स ऑफ हिरार्की ज़्यादा है, और शॉर्टर चेन ऑफ कमांड इसकी वजह से क्योंकि हमारे पास लेवल्स ऑफ हिरार्की क्या है, कम है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेवल्स ऑफ हिरार्की के ऊपर ही चेन ऑफ कमांड क्या करती है, डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? तो सर लॉन्गर चेन ऑफ कमांड है और लेवल्स ऑफ हिरार्की अगर ज़्यादा होंगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, इनइफेक्टिव? ऑब्वियसली इनइफेक्टिव होगी। क्योंकि आप देखें ना, इतने सारे लेवल्स के बाद मैसेजेस पहुंच रहे हैं, तो मैसेजेस मैनिपुलेट हो जाएंगे, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस इनइफेक्टिव हो जाएगा, विच विल लीड टू द स्लोअर डिसीजन मेकिंग। तो कभी कभार आपको ऐसा भी होता है कि यू नीड टू मेक क्विक डिसीजन, इतने ज़्यादा लेवल्स हैं तो वर्कर्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्लो हो गया।
तो अब यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। एक होता है हमारे पास ऐसा, और एक हमारे पास होता है ऐसा। अब से ये क्या है, दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं। वन इज नोन एज टॉलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और दूसरा हमारे पास है इट इज नोन एज फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब सर जो टॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो लेवल्स ऑफ हिराकी हैं वो हमारे पास क्या है, ज्यादा, इतने ज्यादा लेवल्स हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो क्या होगा, नैरो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टॉलर तो लेवल्स ऑफ हिराकी ज़्यादा होते हैं और स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है। और अगर लेवल्स ऑफ हिराकी ज़्यादा हैं तो आपके पास जो चेन ऑफ कमांड होगी वो भी क्या होगी, लॉन्गर। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द टॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं उनका। फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो लेवल्स ऑफ हिराकी हैं वो बच्चों क्या हैं, कम है। और जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो आपके पास वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है। और आपके पास जो चेन ऑफ कमांड है वो याद रखिएगा शॉर्टर चेन ऑफ कमांड है। So these are the features of the flatter organizational structure and it is obviously visible as well आपके सामने। So these are the two types of organization structure. अब मुझे एक बात बताएं, आपसे एक जर्नल क्वेश्चन है, इट्स अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन, कि क्या ऐसा हो सकता है कि टॉलर और फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दोनों में सेम नंबर ऑफ वर्कर्स हों? इज इट पॉसिबल टू हैव द सेम नंबर ऑफ वर्कर्स इन बोथ? नो। याद रखिएगा कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो हमारे पास वो टॉलर होगा, और जो स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसेस है उनका फ्लैटर होगा। तो यहाँ पे अगर आपका स्ट्रक्चर टॉलर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा होंगे, और अगर फ्लैटर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होंगे। बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वर्कर्स और द वर्कफोर्स साइज। इज इट क्लियर गाइस?